हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो है साइंस का चैप्टर नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है, इसको हमने समझा था। यहाँ पर आपने देखा था किस प्रकार से विलायक होता है, विलयन में किस तरह से विलेय होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। चलिए आज की वीडियो में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे। देखिए ये हमने कर लिया था यहाँ पर विलायक। यहाँ पर ये क्या होता है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। जैसे ये विलयन क्या होता है, यहाँ पर विलयन क्या है, वह घटक है जो अधिक मात्रा में, यानी क्या है विलायक क्या है। यहाँ पर थोड़ा जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। विलायक क्या होता है, वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे कि पानी था, हमने देखा था, उसे हम विलायक कहते हैं। अब विलेय क्या होता है, जो कि पदार्थ में घुल जाता है। ठीक है, विलेय वह घटक होता है जो कि मात्रा कम होती है यानी उपस्थित होता है, उसे विलेय कहते हैं। यहाँ मात्रा के आधार पर बताया है मैंने आपको। जो इसका बताया था कि जो विलायक विलेय होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए कम मात्रा है और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा है। तो मैंने कहा कि जो वस्तु को मिलाता है, अपने अंदर मिलाने का काम करेगा, वो यहाँ पर जो है विलायक है, यानी मिलाने वाला विलायक और मिलने वाला विलेय। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो दोनों ही तरीके सही हैं, आपको लिखना है आकार के आधार पर, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विलेय और विलायक लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विलयन के गुण भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब कि इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, विलयन के कण जो है व्यास में जो है 1 mm से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। जो विलयन में यहाँ पर जो विलयन के अंदर जो कण होते हैं वो 1 mm से भी छोटे होते हैं और उसे हम अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, अपने छोटे आकार के कण जो है विलयन के आकार के कारण जो है विलयन के कण जो होते हैं यहाँ पर गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाओ यानी फैलाते नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए एक गिलास आप लेते हैं और इस गिलास के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर जो है मिला दिया, कणों को मिला दिया, आपने चीनी को मिला दिया पानी के साथ। तो इस तरह से आपने मिला दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आप प्रकाश डालेंगे, ठीक है, प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा ना, तो प्रकाश फैलेगा नहीं चारों तरफ, यानी प्रकीर्णन नहीं करेगा। प्रकाश क्या नहीं करेगा, प्रकीर्णन नहीं करेगा, मतलब वो प्रकाश फैलेगा नहीं, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं। तो वो आसानी से गुजर जाता है, यानी ये आसानी से आर पार ऐसे निकल जाएगा। जबकि अगर इसके कण बड़े होते तो ये फैल जाता है इधर उधर, लेकिन इसके कण बहुत छोटे होते हैं तो ये ऐसे आसानी से क्या करेगा, प्रकाश निकल जाएगा इस विलयन के अंदर से। ठीक है, तो आई होप समझ आया आपको। इसलिए जो है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश का जो मार्ग है, कहाँ से प्रकाश आ रहा है, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये प्रकीर्णन नहीं करता है, कण छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि छन्ने की विधि द्वारा जो है, यानी विलयन के कणों को विलयन से जो है में से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है छानने की विधि, जो छानने की विधि होती है उसके द्वारा आप इनको अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं। आप देखिए चीनी और पानी को मिलाएं, उसके बाद आप क्या छन्नी से छान के उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के कण जब उसको मिलाया जाता है तो उन दोनों के कण बहुत छोटे हो जाते हैं, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है विलयन को जो है शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। अगर आप जो है चीनी के पानी को ऐसे ही रख देंगे तो उसके कण जो है शांत नहीं बैठेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर चीनी लेते हैं, यहाँ पर अगर इसी बीकर में आपने क्या रखा है, यहाँ पर चीनी और पानी रखा है, ठीक है, इसके अंदर, तो आप देखेंगे अगर चीनी पानी इसके अंदर है तो ऐसा नहीं होगा, कुछ समय बाद अगर खाली छोड़ दे तो आपके चीनी के जो कण हैं वो यहाँ पर बैठ जाएं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें रेत की, बात करें रेत, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर रेत की बात करते हैं, अगर आपके पास रेत है और रेत आपने गिलास के अंदर डाल दी है, यहाँ पर रेत डाली है, तो आपका जो है देखेंगे पानी में रेत मिला रखी है, उसके बाद कुछ देर बाद आपकी रेत यहाँ पर नीचे नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये बिल्कुल समांगी मिश्रण होता है, इसके कण बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए ये ऐसा होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। और इसे देखिए अर्थ, इससे विलयन स्थायी कहते हैं। ठीक है, विलयन स्थायी मतलब बिल्कुल स्थायी होता है, इसको अलग भी नहीं कर सकते हम।
उसके बाद है विलयन की सांद्रता क्या होती है। अब सांद्रता की बात करते हैं, क्या होता है। देखिए सांद्रता की जब बात करते हैं दो तरीके आते हैं हमारे पास। पहला आता है संतृप्त विलयन, दूसरा आता है हमारा असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम विस्तार से जो है इसको जानेंगे समझेंगे। तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा। और अगर आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 11th से लेकर 12th तक की पूरी जो है कंप्लीट इकोनॉमिक्स फ्री में मिल जाएगी हिंदी मीडियम से। तो चलिए आप यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं संतृप्त असंतृप्त। तो यहाँ पर सबसे पहले विलयन की सांद्रता देखते हैं। किसी विलयन की प्रति लीटर आयतन में घुले यानी घुलने में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये कहना चाह रहा है किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, ठीक है, इस यानी विलयन के किसी प्रति लीटर आयतन में, मतलब इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर कोई विलयन है, अगर देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स बना, यहाँ पर एक बोतल बनाते हैं या बीकर बनाते हैं। इसके अंदर हमने क्या करा है, मान लीजिए 1 लीटर का है, ठीक है, 1 लीटर का है, ये 1 लीटर का है और ये 1 लीटर का है। इसके अंदर हमने क्या करा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक यहाँ पर जो है विलयन के प्रति लीटर आयतन में, क्या प्रति लीटर आयतन में, जो प्रति लीटर आयतन है, प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय, जो कि घुला हुआ है विलेय पदार्थ की मात्रा को उसका विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इस तरह से यहाँ पर पानी भर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, आप इसके अंदर इस तरह से आप पानी भर देते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर पानी भर दिया। अब पानी भर दिया, इसके अंदर पानी के साथ साथ हम चीनी के कण डाल देते हैं। इस तरह से पानी के साथ साथ क्या करते हैं, हम चीनी के कण भी डाल देते हैं। अब हमने पानी के साथ साथ चीनी के कण डाल दिए, तो हमने कितनी चीनी के कण डाले हैं। मान लीजिए 1 गिलास हमने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी के अंदर क्या हमने किया, 1 लीटर पानी के अंदर यानी 1 लीटर पानी के अंदर कितनी चीनी हमने मिलाई है। ठीक है, कितनी चीनी हमने इसके अंदर मिलाई है, यानी 1 चम्मच मिलाई है, 2 चम्मच मिलाई है, 3 चम्मच मिलाई है, ठीक है, या फिर जो है 10 चम्मच चीनी मिलाई है। तो कितनी मिलाई है, वही यही जो है इसकी जो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब विलयन की सांद्रता मतलब है कि इस विलयन के अंदर, अब ये विलयन बन चुका है, इस विलयन के अंदर यानी विलायक में, विलायक मतलब पानी में जो है चीनी मतलब विलेय की कितनी मात्रा मिलाई गई है। मतलब कहने का मतलब है कि सांद्रता क्या होती है, कि यहाँ पर देखिए सांद्रता क्या होती है। सांद्रता का मतलब है कि एक पानी के अंदर यानी जो एक विलायक होता है, आपको पता ना, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है, ठीक है, तो एक विलेय है, एक विलायक है। तो मिलाने वाला जो कि पदार्थ को मिलाता है, मिक्स करता है, उसे विलेय यानी विलायक कहते हैं, विलायक। उसके बाद जो मिल रहा है यानी घुल रहा है उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ पर अगर पानी और चीनी की बात करें तो पानी बहुत ज़्यादा है और पानी में जितनी ज़्यादा चीनी हम डालेंगे उतनी ही उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। क्या होगी, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता जो है ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सांद्रता की बात कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा चीनी डालेंगे, मतलब हम एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर विलायक की जितनी मात्रा ज़्यादा है उसकी सांद्रता भी उतनी ज़्यादा होगी। नहीं, यहाँ पर विलेय की जितनी मात्रा ज़्यादा होगी उतनी ही सांद्रता उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर हमने 10 चम्मच चीनी मिला दिया तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, यानी चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम 1 चम्मच मिलाएंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से सांद्रता का पता चलता है। यहाँ पर सांद्रता 1 चम्मच मिलाने पर बहुत कम है, लेकिन 10 चम्मच मिलाने पर बहुत ज़्यादा है। तो आई होप क्लियर हो गया। सांद्रता क्या होती है कि किसी विलायक में यानी विलायक के अंदर विलेय की मात्रा को हम उसकी सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी किसी विलायक के अंदर विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया। विलायक में कितनी विलेय की मात्रा है, मतलब वो है हमारी सांद्रता, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अब हम समझेंगे इसको कि विलायक की सांद्रता क्या है। यहाँ पर देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। संतृप्त विलयन क्या है, दिए गए निश्चित तापमान पर, ठीक है, संतृप्त विलयन एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता
तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये कहता है कि अगर हम इसको घोल रहे हैं, ठीक है, अगर उसके लिए एक निश्चित तापमान है कि आपको पता है कि इस तापमान पर ये जो है पदार्थ इस पदार्थ के साथ घुल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पता है कि ए पदार्थ, ए नंबर का बी पदार्थ के साथ जो है तापमान पर, तापमान आपको पता है, तापमान पर एक तापमान है कि आपको पता है कि इस तापमान पर ये वाला पदार्थ इस पदार्थ के साथ आपस में घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं घुलता है, उस तापमान पर नहीं घुल रहा है, तो क्या होगा? अगर ये उस तापमान पर नहीं घुल रहा है तो क्या होगा? ऐसा विलयन जो है संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी दिए गए निश्चित तापमान पर एक निश्चित तापमान होना चाहिए। यदि विलयन में विलेय पदार्थ, यानी जो विलयन में है विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, ठीक है, जैसे कि चीनी अगर पानी में नहीं घुल रही है ना, जो तापमान निर्धारित किया गया है, अगर हम मान लीजिए उसको उबालते हैं, आप देखा होगा चाय बनाते हैं तो आप चीनी डालते हैं पानी में, तो यहाँ पर क्या होता है कि चीनी घुल जाती है, लेकिन एक निश्चित तापमान होता है, जैसे ही डालते हैं वैसे तो नहीं घुलती, लेकिन जब आप डालते हैं तो धीरे धीरे जब पानी गर्म होता है तो वो चीनी आपस में आराम से घुलना शुरू हो जाती है, पानी के अंदर घुल जाती है। तो अगर वो निश्चित तापमान पर नहीं घुलती है, मतलब वो घुल नहीं रही है, तो उसे यहाँ पर संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। क्या होगा? संतृप्त विलयन कहेंगे। अब देखिए असंतृप्त विलयन क्या है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। संतृप्त विलयन हो गया। असंतृप्त क्या है? यदि एक विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा यानी संतृप्तता से कम है, संतृप्तता से कम है, तो इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे, मतलब कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो विलयन है, विलयन के अंदर पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, यानी संतृप्तता से कम है, उसको संतृप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो संतृप्तता है उससे अगर कम है विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अगर विलेय पदार्थ की मात्रा है कम तो वो असंतृप्त विलयन है, ठीक। क्या है? यहाँ पे असंतृप्त विलयन कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। आपको बस इतना याद रखना है कि जो विलेय पदार्थ होता है अगर उसकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है, उसकी संतृप्तता से, तो वो असंतृप्त कहलाएगा, ठीक है। और अगर वो कोई पदार्थ है, अगर जिस तापमान पर उसे मिल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, अगर उस तापमान पर वो मिलता या घुलता नहीं है तो वो यहाँ पर संतृप्त विलयन है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम बात करेंगे अति संतृप्त विलयन। अब ये कौन सा विलयन होता है? अति संतृप्त विलयन कौन सा विलयन है? तो यहाँ पर देखिए, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि यदि एक विलयन है और उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, अगर एक विलयन है, यहाँ पर अगर मैं मान लूँ एक विलयन है, ये देखिए ये विलयन है और इस विलयन के अंदर, ठीक है, एक विलेय है, ठीक है, विलेय है, मतलब ये मान लीजिए इसके अंदर एक विलेय है और इस विलेय पदार्थ की जो सांद्रता है, यानी सांद्रता का मतलब है कि इसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है, यानी मान लीजिए ये एक कण है और इसके अंदर एक और आ गया, तो कितने ज़्यादा कण हैं, यहाँ पर इसकी सांद्रता क्या है? तो यहाँ पर मान लीजिए 4 कण हैं, तो यहाँ पर संतृप्त स्तर से अधिक है। संतृप्त का मतलब है एक संतुलित हो गया, बस मतलब यहाँ पूरी तरह से घुल गया, ठीक है, यानी मतलब यह है पूरा तापमान, मतलब कि कितना, जितनी आवश्यकता है घुलने के लिए। मान लीजिए होता है ना एक, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करूँ कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको देता हूँ एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से आपको संतृप्त और असंतृप्त पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक जो यहाँ पर वो लेते हैं, गिलास लेना है आपको। एक गिलास लेने के बाद इसके अंदर आपको पानी डाल देना है, ठीक है। अब पानी डाल देना है, ठीक है, पानी आप डाल देते हैं। पानी डालने के बाद उसके अंदर आपको रेत डालनी है, ठीक है, क्या डालनी है? रेत। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद रेत डालनी है, तो आप देखेंगे जब आपने जो रेत डाली है, रेत जो है पानी से कम है, तो ठीक है, पानी कौन है? विलायक है, क्योंकि पानी हम रेत को जो है मिलाने वाला है आपस में, क्योंकि पानी नहीं होगा तो रेत नहीं मिलेगी, तो पानी जो है रेत को मिलाने वाला है, तो पानी हो गया आपका विलायक और रेत हो गई आपकी विलेय की मिलने वाली है। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा, अगर विलेय की मात्रा, आप विलेय पर आ गया सारी चीज़, ठीक है, अगर विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी विलेय की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर विलेय ज़्यादा है, अगर पानी से हम ज़्यादा, मान लीजिए गिलास को पूरा फुल भर रखा है, यहाँ तक फुल भर रखा है
और आपने रेत भी फुल भर दी, तो ये पूरी तरह से रेत पानी में नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप इसमें चम्मच डालेंगे उसको मिला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी रेत भरी हुई है, नहीं मिला पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच रेत डाली है, ठीक है, 1 चम्मच अगर रेत डाली है तो आप उसको जो है आराम से मिला सकते, घोल सकते पानी में, ठीक है, क्योंकि विलेय की मात्रा कम है। क्या है? विलेय की मात्रा कम है। जब विलेय की मात्रा कम होगी तो आप विलायक में आसानी से घोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो नहीं घुलेगा। तो यहीं पर है, मतलब ये सांद्रता होती क्या है आखिर, सांद्रता, ठीक है, तो यहाँ पर सांद्रता होती क्या है आपकी, सांद्रता होती क्या, सांद्रता यही होती है कि आप एक विलायक में यानी पानी के अंदर आप कितनी रेत डालेंगे। मान लीजिए मैंने 1 चम्मच डाला, फिर भी घोला, घुल गया, फिर 2 चम्मच डाला, फिर घुला, मतलब घोला, फिर घुल गया, फिर 3 चम्मच डाला, फिर उसके बाद घोला, फिर घुल गया, इसी तरह से मैं डालता रहूँगा जब तक ये घुलता रहेगा। तो यहाँ पर एक सीमा ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस विलेय के अंदर, इस विलयन के अंदर रेत डालूंगा और वो नहीं घुलेगी, क्योंकि वो क्यों नहीं घुलेगी, क्योंकि ये पूरा भर जाएगा और जो है पानी कम पड़ जाएगा घोलने के लिए, ठीक है, यानी विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो नहीं घुलेगा। तो उस स्थिति को विलयन की सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको उसकी सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो आप एक इस तरह से कह सकते हैं कि विलेय के अंदर जो है यानी विलयन के अंदर, जो आप इस तरह से कह सकते हैं विलयन, ठीक है, विलयन के अंदर जो विलयन होता है, विलयन के अंदर विलेय को घोलने की जो क्षमता होती है वही इसकी सांद्रता होती है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है उसे वही उसकी सांद्रता होती है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि मतलब आप इसमें जो है पानी के अंदर रेत मिलाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये रेत नहीं घुलेगी, तो क्योंकि उसकी जो है सांद्रता बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप 1 चम्मच डालेंगे तो सांद्रता बहुत कम है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आराम से घुल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप कह सकते हैं कि विलयन के अंदर विलेय की जो मात्रा होती है उसे हम सांद्रता कहते हैं। मात्रा अधिक है तो सांद्रता ज़्यादा है, मात्रा कम है तो सांद्रता कम है। तो आई होप दोस्तों पूरी तरह क्लियर हो गया कि सांद्रता होती क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या चीज़ है हमारा। ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त हमें पता चल गया। अति संतृप्त का मतलब है यही स्थिति है कि जब आपने पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता जो है पदार्थ की सांद्रता जो है संतृप्त स्तर से, कि संतृप्त स्तर क्या हो गया? वो स्तर जहां पर ये घुलना बंद हो जाएगा, कि अब हम इससे ज़्यादा घोल नहीं सकते। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि संतृप्त स्तर आ चुका है, इससे ज़्यादा नहीं घुल सकती रेत, तो इसका मतलब ये संतृप्त स्तर पूरी तरह से हो गया है, यानी पूरा हो गया। उसके बाद हम ज़्यादा उसको घोलेंगे तो यहाँ पर ये अति हो जाएगा, तो यह अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा हो गया, रेत की मात्रा पानी से ज़्यादा होगी तो नहीं घुलेगी, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है यहाँ पर आपका जो है विलयन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे, हमारा विलयन कंप्लीट हो गया। विलयन होने के बाद हमने संतृप्त असंतृप्त इसको क्लियर कर लिया। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं संतृप्त असंतृप्त का उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया है। इस विलयन में हमने 5% संतृप्तता है, ठीक है, इसमें हमने घोला, इसके अंदर फिर उसके अंदर थोड़ा और 2 चम्मच डाल दिया, फिर ये 10% हो गया, ठीक है, गाढ़ा होता जा रहा है, देखिए कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद हम 20% 3 चम्मच डाला तो यहाँ पर 20% हो गया। उसके बाद 4 चम्मच डाला तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम जो है विलेय की मात्रा जो है घुलने वाले पदार्थ की मात्रा जो है बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 चम्मच है, फिर 2 चम्मच है, फिर 3 चम्मच है, फिर 4 चम्मच है, फिर जो है 5 चम्मच है, ऐसे ऐसे घोलते जाएंगे तो देखिए ये गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इसकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। तो यही होती है विलयन की सांद्रता, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं निलंबन की। अब निलंबन क्या होता है दोस्तों, तो ये अलग ही टॉपिक है निलंबन। अब निलंबन होता क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके पदार्थ के कण अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, ठीक है। जब हम इसको घोलेंगे ना तो ये आपस में घुलने वाले नहीं हैं।
अति माध्यम की जो है अपितु माध्यम की समष्टि जो है समष्टि में निलंबित रहते हैं, और ये जो है निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे आटा जल मिश्रण और बालू जल। ठीक है, तो जो मैंने अभी ये बताया ना, ये जो उदाहरण ये बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है, लेकिन ये मिश्रण है। ठीक है, विलयन की बात करेंगे तो इसमें जो कण होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर पानी, मैंने आपको इस तरह से समझाया रेत, और क्योंकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये विलयन नहीं है। ठीक है, जिसे बोलते हैं निलंबन, ये विलयन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कण को देख सकते हैं। हमने कब विलयन क्या पढ़ा था? विलयन वो होता है जिसमें कि यानी समांगी पदार्थ होते हैं, दोनों कण मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं, पानी की जगह रेत जो हमने लिया है उसमें नींबू मिला सकते हैं, नींबू का रस। ठीक है, नींबू का रस मिला लें, वो सही रहेगा। तो नींबू के रस के जो कण होते हैं वो पानी के रस के साथ घुल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। आपने देखा होगा नींबू पानी पीते हैं तो आपको नींबू के कण दिखाई देते हैं? नहीं दिखते हैं। नींबू का पानी जब निकालते हैं उसके कण नहीं दिखाई देते होंगे। तो हम निलंबन क्या होता है? तो निलंबन क्या होता है? एक विस्मांगी मिश्रण होता है। ठीक है, कैसा मिश्रण होता है? विस्मांगी होता है, जिसमें हम दो पदार्थों को, एक और दो पदार्थों को आपस में घोलते हैं, लेकिन वो आपस में क्या है, घुलते ऐसे नहीं घुलते कि वो जो है उनको देखा ना जा सके, अलग ना किया जा सके। तो इस तरह से ये जो है उदाहरण है पानी और रेत। ठीक है, जो पानी और रेत जो है हमारा ये उदाहरण है। पानी और रेत क्या है? निलंबन का उदाहरण है। इसमें पानी और रेत को हम अलग कर सकते हैं, पानी को हम निकाल देंगे, रेत सूख जाएगी, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विलयन में नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। ठीक है, कण घुलते नहीं, अपितु जो है मध्यम समष्टि रहते हैं। उसके बाद निलंबित कहते हैं, इसके में निलंबित रहते हैं, मतलब उसमें डले रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, मतलब आंखों से भी आप देख सकते हैं। जैसे आटा में मिश्रण जल करेंगे, बालू जल। ठीक है, यानी रेत और पानी का मिश्रण। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है कि अगर आपको निलंबन समझना है, निलंबन का मतलब यही हो गया सीधा सा, एक बिस्मांगी मिश्रण है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ के जब हम एक दूसरे को मिलाते हैं तो मिलने के बाद भी उसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं निलंबन के गुण, क्या क्या गुण होते हैं निलंबन के अंदर, वो हम पढ़ते हैं निलंबन के गुण। तो ये देखिए, एक बिस्मांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। उसके बाद ये निलंबित कर प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। तो आपको पता है कि ये कण जो है बड़े बड़े होते हैं, तो ये कण जो है फैला देते हैं प्रकाश, जैसे कि आप, मैंने उदाहरण दिया था ना आपको। तो यहाँ पर अगर आपके सामने एक बीकर की बात है, बीकर है आपके पास, इस तरह से बीकर ले रखा है, और अगर यहाँ पर आपने कुछ कण मिला रखे हैं और निलंबन मिश्रण है, ठीक है, निलंबन है ये, ठीक है, निलंबन का मिश्रण है, तो यहाँ से अगर प्रकाश गुजर रहा है तो क्या होगा, ये सीधा सीधा नहीं निकलेगा, ये जो है यहाँ यहाँ फैल जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगा, तो ये फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इसके कण जो है बड़े बड़े हैं तो ये कण जो है फैला देंगे। उसके बाद आता है इसमें, जिसमें जो है उस मार्ग का दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, मतलब कणों को जो है फैला देता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, जब हम इसको काफ़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके कण जो है तल नीचे जो है बैठ जाएंगे, तल में जो है नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबित अस्थायी हो जाता है। निलंबन जो है अस्थायी हो जाएगा। छानन प्रक्रिया द्वारा कणों को पृथक किया जा सकता है, मतलब छानने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। अगर पानी के अंदर हमने कण मिला रखे हैं तो हम छन्नी से छान के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके गुणधर्म यहाँ पर क्या क्या है हमारा, पहला बिस्मांगी होता है, आंखों से देख सकते हैं। दूसरा होता है निलंबित होता है, मतलब निलंबित होता है और प्रकाश को फैला देता है ये। ठीक है, और तीसरा है हमारा यहाँ पर प्रकाश को फैला दिया। चौथा नंबर है ये शांत होते हैं, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो तली में बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर आप गिलास में बनाएंगे तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिल्कुल जम जाएगा, कुछ देर के बाद सारे कण जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है, और इसको हम छान के द्वारा अलग कर सकते हैं, छानन विधि द्वारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कोलाइड विलयन। अब कोलाइड विलयन क्या होता है? ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में आता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है। ठीक है, कोलाइड विलयन होता क्या है, अब इसे कोलाइड किसे कहते हैं? देखिए, वह विलयन होता है जिसमें कणों का आकार 1 mm से लेके यानी 1000 mm यानी nm के बीच होता है, कोलाइड विलयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकार 1 mm से लेके 1000 mm के बीच होगा उसे कोलाइड विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सॉल्यूशन का उदाहरण था, जैसे कि इसकी सांद्रता के बारे में उदाहरण था। जैसे कि हम मिला रहे हैं, यहाँ पर हमने कण मिलाए
तो यहाँ पर देखिए कणों की संख्या, यहाँ पर इसी का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये जो उदाहरण है इसी कोलाइड जो है निलंबन का उदाहरण है। यहाँ पर क्या है, निलंबन के गुणधर्म में क्या होता है कि देखिए हमने मिलाए कुछ कण, तो ये कुछ देर के बाद, पहले तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं, पूरे मिक्स हो गए ना, लेकिन कुछ देर बाद जब हमने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पर जो है ये नीचे नीचे बैठ गए हैं पूरे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये नीचे नीचे बैठ चुके हैं, ये बिल्कुल ही नीचे नीचे बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ये नीचे बैठ जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सस्पेंशन कहेंगे, और यहाँ पर आपको इसको कहेंगे प्रीसिपिटेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ये जो है मिश्रण बन जाते हैं। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया। और इनके दूसरा जो गुणधर्म है वो क्या करते हैं, ये प्रकाश को फैला देते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने कणों को मिला दिया है, पानी के अंदर रेत के कण हैं, तो जब ये उसके अंदर जब प्रकाश डालेंगे तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश गुजरेगा ना, तो ये देखिए यहाँ फैल जाएगा। आप देख रहे हैं फैल रहा है प्रकाश, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फैल रहा है, तो यहाँ पर उजेला कम है, तो यहाँ पर कोलाइड हो रहा है, तो फैल रहा है। तो प्रकाश मतलब फैलता है, तो इस तरह से ये फैलाव प्रकाश के अंदर दिखाई देगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कोलाइड विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म में क्या है, देखिए गुणधर्म यहाँ पर कोलाइड विलयन, एक बार दोबारा से बता दूं क्या होता है कि वह विलयन जिसके कणों का आकार के हिसाब से देखेंगे कि 1 mn से लेकर अगर कण जो है यहाँ पर 1000 mn के बीच होंगे तो ये कोलाइड विलयन कहलाएगा। और ये क्या होता है, कोलाइड विलयन जो है प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन कर देता है, मतलब उनको फैला देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि स्टार्च विलयन हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया। ठीक है, जो गाढ़े पदार्थ होते हैं, गाढ़े विलयन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइडल कहते हैं, जो कि पारभासी होते हैं, मतलब कि हम उसके पार पार देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और एक गुणधर्म होता है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर कोई यहाँ पर इस तरह से है तो यहाँ पर विलयन है, तो हम क्या करेंगे, उसके आर पार, यहाँ से आर पार देख पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आर पार हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई और विलयन होगा यहाँ पर तो उसके आर पार देखेंगे, लेकिन जो ये यहाँ पर कोलाइड विलयन होता है उसके आर पार नहीं देख सकते हम, यहाँ पर धुंधला धुंधला होता है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जैसे कि हमारा जो है विलयन हो गया, स्टार्च विलयन हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, आपने दूध देखा होगा। ठीक है, अगर आप दूध से प्रकाश डालेंगे तो आपका जो है प्रकाश जो है कोलाइडल हो जाएगा, फैलेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखिए कोलाइडल विलयन के गुणधर्म हम देख लेते हैं, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म में देखिए ये विषमांगी मिश्रण होता है, इसको मतलब अलग कर सकते हैं, यानी एक ही समान प्रकृति के कण नहीं होते हैं। कोलाइड, यहाँ पर कोलाइड के कणों का आकार जो है इतना छोटा होता है कि इसे पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसके कण जो है बहुत छोटे होते हैं, इसको आंखों से भी नहीं देख सकते। जब यानी इनको शांत छोड़ देते हैं, हम क्या करेंगे, शांत अगर छोड़ देंगे तब ये कण तल पर बैठ जाएंगे, तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं और ये स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी मतलब जो बैठ जाएंगे तो वो कुछ हलचल नहीं करेंगे। ठीक है, घूमेंगे नहीं, तो इसका मतलब वो स्थायी हो गए, एक जगह बैठ जाएंगे। ये देखिए छानन विधि द्वारा जो है इस पृथक को नहीं किए जा सकते। ठीक है, हम दूध यहाँ पर हम छानन विधि द्वारा नहीं कर सकते। जैसे कि आपने दूध देखा होगा ना, क्या आप यहाँ पर दूध को अलग, दूध को पानी भी मिला होता है दूध में, तो क्या आप पानी को दूध से अलग कर सकते हैं ऐसे छान करके? नहीं कर सकते ना, तो इसको छानन विधि द्वारा नहीं कर सकते। किंतु एक विशेष विधि द्वारा जो है कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा जो है इसको पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको पृथक करना है, दूध को और पानी को अलग करना है, तो अपकेंद्रीकरण विधि का यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना होता है, एक यहाँ पर एक इस तरह से एक बर्तन लेना होता है। बर्तन लेने के बाद आपको जो है इसमें दूध डालना होता है। दूध डालने के बाद एक इस तरह से आपको लगाना पड़ता है, इस तरह से आप इसको लगाएंगे। ठीक है, और इसको घुमाएंगे। ठीक है, आपको इसको राउंड राउंड घुमाना है। तो या इस तरह से आप इसको घुमाएंगे ना, तो यहाँ पे ये घूमता रहता है, तो आप देखते हैं दूध से दही बनता है। ठीक है, उसके पनीर बनता है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो इस तरह से घुमा घुमा के हम अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इसको बनाते हैं और हम इसको अलग कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं। तो प्रकाश के किरण का जो है प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, उसे मार्ग जो है दृश्य बना देता है कि अगर प्रकाश जो है इस कण के अंदर से, मान लीजिए इसके अंदर कण है, तो इसके अंदर से जब प्रकाश बाहर जा रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश इसके अंदर से गुजर रहा है, गुजरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन विलयन में नहीं दिखाई देता। ठीक है, लेकिन ये कोलाइडल विलयन के अंदर दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर जो है टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बड़े होते हैं और यहाँ पर फैला देते हैं प्रकाश के मार्ग को, और प्रकाश का मार्ग दृश्य होता है। तो पहला क्या हो गया, देखिए विषमांगी मिश्रण होता है।
ठीक है। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, यहाँ पर देखिए इतना छोटा होता है कि इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। शांत छोड़ दिया जाने पर ये क्या होता है, तली में बैठ जाते हैं। उसके बाद छानन विधि द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन पृथक्करण जो है यहाँ पर अपकेंद्रीकरण विधि आती है घुमाने वाली, उससे द्वारा अलग किया जा सकता है। यहाँ पर जो है इसके इतने बड़े होते हैं कण कि ये जो है प्रकाश को फैला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव में देखिए, टिंडल प्रभाव में क्या होता है, कोलाइडल कणों का द्वारा, जो कोलाइडल कण होते हैं, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलाव टिंडल पहराव यानी टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी जो कोलाइडल विलयन होता है, यहाँ पर वही चीज़ है बिल्कुल सिंपल सी, कि यहाँ पर जब अब प्रकाश आएगा, ठीक है, किसी विलयन है, ये कोलाइडल विलयन है, जैसे दूध है। अगर मान लीजिए आपने एक कांच का गिलास ले रखा है, कांच के गिलास के अंदर आपने क्या करा, दूध डाल दिए, यहाँ पर आपने दूध भर दिया है, ठीक है। दूध भर दिया तो प्रकाश जब दूध के अंदर से, अगर कांच के गिलास से दूध आप टॉर्च मारेंगे ना, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये प्रकाश का जो मार्ग है, यहाँ से आपको प्रकाश जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन धुंधला धुंधला थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा कि प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो यही आपका जो है टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रभाव को आप जंगलों में देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं जंगलों में कि आपका जो है, आप देखेंगे पेड़ होते हैं, यहाँ से ऊपर से रोशनी आ रही होती है, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो प्रकाश का मार्ग दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रकाश का जो मार्ग दिख रहा है ना, ये इस तरह से जो प्रकाश का जो मार्ग दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये प्रकाश दिख रहा है ना, आता हुआ ऊपर से नीचे आता हुआ, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर यही जो है टिंडल प्रभाव, देखिए यहाँ से प्रकाश नीचे आ रहा है ना। तो ये जो है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि वायु में जो है, वायु के अंदर जो है धूल के कण आ चुके हैं। तो वायु के अंदर जब धूल के कण आ जाएंगे, तो ये जो है प्रकाश उससे टकराएगा, टकराने की वजह से यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका मार्ग, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। तो आई होप दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया, टिंडल प्रभाव भी। तो आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे किस तरह से जो है इसको अलग करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी विधियाँ हैं कि हम जो है विलयन, हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने? जो पढ़ा है टिंडल प्रभाव पढ़ लिया अभी तक इस चैप्टर में, टिंडल प्रभाव, और दूसरा है हमने पढ़ा विलयन पढ़ा, निलंबन पढ़ा। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें क्या क्या पढ़ी हैं? विलयन, निलंबन और जो है यहाँ पर कोलाइडल विलयन, ठीक है। विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन हमने पढ़ लिया है। तो सबकी प्रॉपर्टी हमने देखी, सबकी जो है डेफिनेशन देखी, क्या होते हैं, तो सब हमने समझ लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहले वाली, तो आप देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यहाँ पर इसकी जो विधियाँ होती हैं, कैसे हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अलग करने की विधियाँ देखेंगे कि हमने पदार्थों को आपस में मिला तो दिया, अब उनको अलग भी तो करना है ना। हमने पदार्थ को मिला तो दिया, मिक्स तो कर दिया, लेकिन अब उसको अलग भी करना है। तो अलग करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ये सारी विधियों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक में।